सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 यानी कि तीसरे सप्ताह का एंड हम लोग आज करने वाले हैं। हर वीक 5 प्रैक्टिस सेट, पता ही नहीं चलता कब हो जाते हैं। तो चलिए धीरे 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 आपका जो स्टॉक है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उसका रिवीजन भी कर रहे हैं। सेकंड बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी कर रहे हैं खुद से। जो मैं प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूँ, क्लास आपने देखा, उसके बाद उस प्रिंटेबल पीडीएफ से आप लोग खुद से कॉपी पेन लेकर बैठा करो और इन 20 सवालों को खुद से करने की कोशिश किया करो। जो सवाल ना हो उसे टाइम दो। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के अंदर ना तसल्ली नहीं होती है। हमने कोई सवाल किया, हमारा वो देखकर समझ में नहीं आया, हम तुरंत तुरंत उसका आंसर देखते हैं। बुक से कर रहे हैं तो तुरंत उसका सॉल्यूशन देखेंगे 1 सेकंड के अंदर। कोई सवाल हमारी समझ में नहीं आया या फिर कोई हमसे हुआ ही नहीं फर्स्ट टाइम में, ये समझ में नहीं आया कि कैसे होगा, तुरंत उसका सॉल्यूशन। और ये हमारी आदत बहुत गंदी हो जाती है सॉल्यूशन देखने वाली। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां तो सॉल्यूशन होता नहीं है और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर वो टाइम ले जाता है। यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या ये पता नहीं लग रहा है कैसे होगा, एटलीस्ट उसको टाइम दो। 2 से 3 मिनट तो दो भाई, क्या होगा, गलती तो करोगे, क्या होगा, 2-3 बार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है, उसकी रीडिंग ही करो बस। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार उस सवाल को, बस ये सोचो कि अगर कोई सवाल मुझसे नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा, उसको मुझे 2 मिनट देने ही देने हैं। अब उस 2 मिनट में मैं उस सवाल का क्या कर सकता हूँ वो मेरे ऊपर है। ऐसे अगर सवाल को टाइम देना सीखोगे तो फिर आप सवाल को करना भी सीखोगे धीरे धीरे। और फिर एग्जाम में जाकर आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये सवाल कैसे होगा या फिर टाइम कैसे दूं, क्योंकि आपकी आदत वो सुधर चुकी होगी आंसर देखने वाली। ठीक है, ये आज का ज्ञान है और शुरू करता हूं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ये होमवर्क क्वेश्चन था, किसी टेलीफोन के डायल में सभी नंबरों का गुणनफल। देखो मल्टीप्लीकेशन उसने बोला, मल्टीप्लीकेशन तो जीरो से शुरू, भाई डायल फोन के नंबर तो जीरो से शुरू होते हैं, या फिर जीरो से नहीं, मतलब जीरो भी उनमें एक होता है ना। तो 0 × 1 × कुछ भी हो 9 तक। अब जीरो से कोई संख्या मल्टीप्लाई हो गई, आंसर तो जीरो ही आना है उसका। सभी का आ गया था। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इजी टू मॉडरेट सेट है आज का। एक आध सवाल या 2 सवाल आपको ऐसे मिल सकते हैं जो लेवल अच्छे होंगे, नहीं तो इजी टू मॉडरेट आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आज। 1789 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल हमारा 29 से पूरी तरह कट जाए? बताओ भाई, क्या करना है, 1789 को 29 से भाग देना शुरू कर दो। 29 से भाग देना शुरू कर दो 1789 को। अब 29 पंजे 145, 29 छिक्के कितना होता है 174, 8 में से 4 गया 4, 9, 29 × 1 = 29, कितना आ गया 20। अब समझना बात को, अगर वो कहेगा कि 1789 में से कुछ घटाना है, कुछ माइनस करने को कहेगा, तो सीधा हम 20 माइनस करेंगे जो रिमाइंडर आया। अगर वो कुछ जोड़ने को कहेगा तो हम इन दोनों का डिफरेंस जोड़ेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, यानी कि हमें 9 जोड़ना है 1789 में, तब जाकर जो संख्या मिलेगी वो 29 से डिविजिबल, 29 से विभाजित होगी। अगर जोड़ने को कहेगा तो भाजक और शेषफल का डिफरेंस, अगर वो घटाने को कहेगा तो सीधा रिमाइंडर माइनस करना होता है। ठीक है, दोनों केस आपको क्लियर है। नेक्स्ट ये बताइए, मैंने बोला ना इजी टू मॉडरेट लेवल है आज का बस। जब 0.232323 इन्फिनाइट को एक भिन्न के रूप में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा? बताइए। सिंपल है, पर डेसिमल के तुरंत बाद जो संख्या है वही रिपीट हो रही है। तो क्या संख्या है 23, और रिपीटिशन भी 232323 का हो रहा है।
तो बटा 99, 23/99। लो कितना सिंपल हो गया। किसी प्रवेश परीक्षा में अहर्ता, अहर्ता होता है क्वालिफाइंग, अहर्ता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650, अधिकतम अंक का मतलब होता है कि वो पेपर 650 नंबर का है, तो अहर्ता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ नंबर कितने होते हैं। देखो एक तरफ तो उसने बोल दिया कि भैया अगर कट ऑफ ले पार करनी है तो 72% नंबर चाहिए, टोटल 650 नंबर का पेपर है, तो 650 का 72% निकाल दो। भाई आपको क्या करना है, 650 का 72% निकाल दो। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 13 बार, 2 से जाएगा 36 बार, तो 13 छिंग 78, 7 13 तिया 39 और 7 46, 468। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। 10% और 30% के दो लगातार लाभ चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई। कह रहा है वस्तु की लागत मूल्य बता दो क्या होगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दो डिस्काउंट देने के बाद 20%, 2% का लाभ चिन्हित करने के बाद एक डिस्काउंट दिया गया है। सबके फ्रैक्शन बदल के रेशियो में बदल लो यार, सबसे बढ़िया है। 1/10, 3/10, 1/5। तो दो लाभ चिन्हित करे हैं ना, लाभ का मतलब प्लस होता है 10 से 13, और तीसरा वाला डिस्काउंट है 5 में 1 घटा दो 4, मल्टीप्लाई कर दो 10 धाम 100 पंजे 500, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 500 की चीज 572 में बेची गई है। भाई दो प्रॉफिट थे उनको रेशियो में प्लस कर दिया, एक डिस्काउंट था उसको रेशियो में माइनस कर दिया, तो 72 का प्रॉफिट है। परसेंट में बताना है तो 72/50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50 दूनी 100। क्या पूछा, अच्छा कुछ, अच्छा परसेंटेज नहीं पूछा, सॉरी, कुछ और पूछा उसने। उसने कहा कि वस्तु की लागत मूल्य इतने में बेची गई है, 572 यूनिट की वैल्यू है 2288। देखो पूरा 4 बार कट रहा है ना, 2 चौके 8, यूनिट डिजिट देखो, 2 चौके 8, 5 चौके 20, पूरा 4 बार कट रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 4, तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 500 गुणा 4 यानी कि 2000। तो उस वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा, 2000 में, 2000 में। सही है। आज तो एक और पॉजिटिव न्यूज आई है, सुना आप लोगों ने उसको। अभी सुबह सुबह मेरे पास का फोटो आया था, मैंने भी उसकी हेडलाइन ही पढ़ी है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, यूपी पुलिस में इस वर्ष 81,000 पदों पर की जाएगी भर्ती, और ये स्पेशली मुख्यमंत्री साहब ने ही बोला है। अगर उन्होंने डायरेक्ट बोला है तो भैया फिर हम यकीन करेंगे। अगर ऐसे कहीं और से खबर घूमती फिरती आती, वो डायरेक्ट नहीं बोलते, तो फिर प्रॉब्लम थी। क्योंकि ये मैं मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसे तो न्यूट्रल हूँ, जो है अच्छा है, हम लोगों का भला होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी हो। तो लेकिन अगर इन्होंने बोला है तो अच्छा ही बोला होगा फिर, क्योंकि ये फिर करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। मुख्यमंत्री ने कहा चयन में मेरिट व आरक्षण नियमावली का कड़ाई से होगा अनुपालन। योगी ने कहा चयन में मेरिट व आरक्षण नियमावली का कड़ाई से होगा अनुपालन। 2 बार क्यों कहा, अच्छा। भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक हो सकती है पूर्ण। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। देखते हैं। बढ़िया है। कह रहा 37,500 की धनराशि एक सही 1/3 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक 8 माह पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। ये सवाल अच्छा है।
ये सवाल अच्छा है भाई। उसने कहा कि 12% प्रति वर्ष का रेट है, लेकिन हम ब्याज को 8 महीने के हिसाब से लगाते हैं। तो सबसे पहले तो 8 महीने की दर आपको पता होनी चाहिए। देखो 12% प्रति वर्ष का मतलब है कि 12 महीने में 12% ब्याज मिलता है भाई। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में 1%। तो 8 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 8 महीने में 8% ब्याज मिलेगा। अब अगर 8 महीने में 8% ब्याज मिलेगा, यानी कि ब्याज की दर हर 8 महीने में 8% है। दूसरा काम आपको करना है, एक सही 1/3 वर्ष में कितने महीने होते हैं? भाई एक वर्ष का मतलब 12 महीना और प्लस 1/3 वर्ष। उसको महीने में बदलने के लिए 12 से गुणा कर दो कि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 चौक 12, 12 और 4 16 महीने। भाई 12 + 4 16 महीने हो गए ना। अब आप ही मुझे बताओगे कि अगर मैं हर 8 महीने में ब्याज लगाता हूं, अगर मैं हर 8 महीने में ब्याज कैलकुलेट करता हूं, तो मैं 16 महीने में कितनी बार ब्याज कैलकुलेट करूंगा? बताइए, 16 महीने में कितनी बार ब्याज कैलकुलेट होगा बच्चा? आप कहेंगे सर 8 महीने प्लस 8 महीने, यानी कि 16 महीने में 2 बार कैलकुलेट होगा ब्याज। कितनी बार? 2 बार। अब सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। आपके सामने ब्याज की दर 8% है, 2 बार ब्याज लगाना है आपको, चक्रवृद्धि लगाना है। आप फॉर्मूले से चले जाओ, a + b + a × b/100। आप रेशियो मेथड से चले जाओ, 8% का फ्रैक्शन बदल के। लेकिन मैं जाऊंगा जीआर मेथड से, जो मैंने आपको रामबाण सीरीज में भी पढ़ाया। जीआर मेथड क्या कहता है कि 2 बार का जीआर होता है 2:1। 3 बार का क्या होता है? 3:3:1। 4 बार का क्या होता है? 4:6:1। 5 बार का क्या होता है? 5:10:10:5:1। ठीक है। तो भैया मूलधन से शुरुआत होती है अगर आप जीआर मेथड से जा रहे हो तो 33,500। रेट कितना है? 8%। तो इसका 8% निकालेंगे, कितना आएगा? 8×5 = 40, 8×7 = 56 और 4 = 60, 8×3 = 24 और 6 = 30, 3,000 हो गया। इसका भी 8% निकालो, 8×3 = 24 यानी कि 240। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को और जोड़ दो, ये आएगा 6,000 और ये आएगा 240, एकम 240। जोड़ेंगे तो आंसर आ गया 6240। कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया। जिसको भी जीआर मेथड नहीं आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये मानो सवालों को बहुत आसान करने की तकनीक है ये। आप यूट्यूब पर सर्च करना रामबाण सीरीज मैथ्स, 25 क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी। 25 के 25 टॉपिक है, वो क्लास नहीं टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक अच्छा लगे वहां से कर लेना उसे। इस बार कितनी वैकेंसी है आपकी बार के लिए? मुझे नहीं पता इस बार कितनी वैकेंसी है। 21,000 होंगी। 32,679। अच्छा। हाँ मतलब 32,500 के आसपास है ना। तो उन्होंने 81,000 और बोला है। 50,000 के आसपास भर्ती और आनी है लगभग। अब यूपीएसआई की तो ज्यादा नहीं आएंगी। यूपीएसआई की कितनी आ जाएंगी? अभी तो यही चल रही है भर्ती। मोटा मोटा अगर यूपीएसआई की भर्ती आई भी तो कितनी आ सकती है? 3,000, 4,000, 5,000। 5,000 से ज्यादा तो आएंगी नहीं यूपीएसआई की भर्ती। तो 50,000 में से 5,000 वो हटा दो। स्पेशली पुलिस बोला है उन्होंने। तो इसका मतलब हम एक पॉजिटिव अनुमान लगा सकते हैं कि 45,000 भर्ती और आएंगी फिर। 45 वो, 32 ये। फिर ये अगर अगर जैसा इन्होंने बोला ऐसा होता है, भर्ती आती है, तो फिर इससे बेटर चांस आपके जॉब के लिए कोई नहीं है फिर ये आप मानो कि आप अब से 6 साल पहले चले गए, 7 साल पहले। 2018-19 में आई थी ना बैक टू बैक एक बार। बैक टू बैक जो आई थी 2019 में एक बार, 2 4 5 महीने के गैप में ही भर्ती आई थी, वो 6 महीने के शायद, है ना। तो ये वही सिनेरियो फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि उस टाइम भी शायद इलेक्शन थे, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन से पहले बैक टू बैक 2 भर्ती डाली थी।
दो एथलीट 220 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। रवि 22 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, जबकि कपिल 11 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। कितने सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे? क्या उसने कहीं भी सवाल में यूज किया कि कितने सेकंड बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? बोलो, कितने सेकंड बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? नहीं यूज किया ना। अगर वो ये कहता कि कितने सेकंड बाद वो पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तो फिर सवाल करने का तरीका अलग हो जाता। फिर आप इन दोनों का अलग अलग एक चक्कर का समय निकालते कि भैया रवि ने एक चक्कर में कितना समय लिया होगा, कपिल ने एक चक्कर में कितना समय लिया होगा, फिर उस समय का एलसीएम। लेकिन उसने प्रारंभिक बिंदु कहीं यूज नहीं किया, तो हम सीधा सापेक्ष गति यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डीएसटी का रूल लगाएंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है? 220। एक ही दिशा में सापेक्ष गति घटेगी, 22 में से 11 गया 11 और गुणा टाइम, 11 से जाएगा 11 दूनी 22, तो टाइम कितना लगा भैया? 20 सेकेंड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर इसी में ही वो पूछने लगे कि भैया प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितने सेकंड बाद मिलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा मुझे बताना। आप लोग आराम से बाद में कर लेना। प्रारंभिक, मैं यहां कह रहा हूं पहली बार सेकंड बाद में पहली बार प्रारंभिक बिंदु यहां वो यूज करता, तो आपका जवाब फिर क्या होता? मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई का रेशियो 5:2 है। मिश्र धातु बी में एक्स और वाई का रेशियो 3:4 है। ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाया गया और सी तैयार किया गया। सी में वाई का परसेंटेज क्या है? इस तरह के सवाल भी रामबाण में कराए हैं मैंने। बेसिकली दो तरह के बनते हैं, दो तरह के बनते हैं इस तरह के भी। एक तो कहेगा किस अनुपात में मिलाएं, अनुपात पूछेगा आपसे, तो उस तरह के सवालों को तो हम एलिगेशन से करते हैं। और एक जब आपको वो अनुपात दे देगा, जैसे उसने यहां दिया है कि 4:5 के अनुपात में मिलाओ, तो इसे हम करते हैं रेशियो मेथड से। उसे एलिगेशन मेथड से किसे, अगर वो पूछता है कि किस अनुपात में मिलाएं और मिश्रण का अनुपात आपको दे दे, तो एलिगेशन। नहीं तो फिर रेशियो मेथड। तो आप कहेंगे सर एक्स और वाई का रेशियो कितना है इसमें? इसमें है 5:2 का ए में। दूसरे वाले बी में कितना है भैया? 4:5 का। यस। अब आपको सबसे पहले उसने बोला 4:5 के अनुपात में मिलाओ। इससे पहले आपको क्या करना है? टोटल निकालना है। 5 और 2 7, 5 और 4 9। भाई ए का टोटल 7, बी का टोटल 9। अगर उसने बोला है कि 4:5 के रेशियो में मिलाओ, इससे पहले हमें टोटल निकालकर और उस टोटल को बराबर करना होता है। क्या करना होता है बच्चा? बराबर। ये 9 है तो ऊपर 9 से गुणा कर दो, ये 7 है तो नीचे 7 से गुणा कर दो। 7 नाम 63, 9 सत्ते 63, ये बराबर किया। उसके बाद जिस अनुपात में उसने बोल दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। उसने अगर बोल दिया है कि भैया 4:5 के रेशियो में, तो ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 5 से गुणा कर दो, दैट्स ऑल। तो यहां टोटल कितने से गुणा हुई है? 9 चौक 36, तो यहां भी 36 से गुणा, यहां भी 36 से गुणा। यहां टोटल किससे गुणा हुई है? 7 पंजू 35, तो यहां भी और यहां भी। तो यह आएगा 36 पंजे 180, 36 दूनी 72, 35 चौक 140 और 35 पंजे 175। बस जोड़ दो आप, कितना आएगा? 320। जोड़ दो आप, 5 2 7, 7 7 14, एक और एक 2, 247। ये रेशियो आ गया भाई साहब एक्स और वाई का। आपसे उसने क्या, बी में 34, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 34 होगा बी। 4:5, 5 2 7, 7 7 14, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 3 4 होगा सर।
कहां होगा 3 4 भाई? 5 2, अच्छा 3 4, तो ये टोटल है 5 और 2 7, ये टोटल है 4 और 3 7। 3 4 ही तो लिखा है मैंने। बी सर 3 4 होगा, 3 4 ही तो लिखा है। तुम क्या कह रहे हो? समझा नहीं मैं। बी का रेशियो 3 4 ही तो है, वही तो लिखा मैंने भी। ठीक है। अब क्या करना है? ए और बी, सॉरी, ए में एक्स और वाई का टोटल 7, बी में एक्स और वाई का टोटल 7। अभी चलो, अच्छी बात, अच्छा हुआ कि हमने वो गलत लिखा। पता है क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हम टोटल बराबर करना सीख गए, कि जो टोटल है उसको बराबर करना होता है। देखो, गलत में से भी अच्छा निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। तो यहां पर 4 और 3 7, 5 और 2 7, टोटल वैल्यू बराबर है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने जब वो रेशियो गलत लिखा तो हमने बराबर करना भी सीख लिया। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये टोटल वैल्यू बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब जिस रेशियो में कह रहा है उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। 4 की गुणा यहां करनी है, यहां और यहां कर दो। 5 की गुणा यहां है तो ये दोनों तरफ कर दो। तो 5 चौकू 20, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 4 पंजू 20, 20 और 15 35, और 20 और 8 28। तो 7 पंजू 35, 7 चौकू 28। अब सवाल कहता है मिश्र धातु सी में y का परसेंटेज कितना है। तो y कितना है 4, और डिवाइड बाई दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9, और गुणा 100। ये आएगा 44 सही 4/9%। कितना आ जाएगा भाई साहब? 44 सही 4/9%। नेक्स्ट, ये सिंपल सी बात है, इसका जवाब जल्दी से दे दो। 6 + 8 + 10 + 12 + 14, 40। अब अगर हम एग्जाम में बैठे होंगे, हम कहेंगे यार ये चल क्या रहा है, सबको जोड़ना शुरू कर देंगे। पता है एग्जाम में ना दिमाग की नसें इतनी गर्म हो जाती हैं कि वो ज्यादा सोचने की क्षमता रहती नहीं है उनमें। ये सवाल पढ़ाना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना यार, जोड़ना शुरू कर दो। 8 6 14, 14 10 24, 24 और 12 36, 36 14 50, और हम जोड़ते चले जाते हैं 40 तक की वैल्यूज को, कि यार खामा का दिमाग काम नहीं कर रहा, सीधा सीधा जोड़ना शुरू कर दो। ये वो लोग करते हैं जो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। अब आपने अगर ये संख्या देखी, 6 से शुरू हुई, फिर 2 8, फिर 2 10, फिर 2 12, फिर 2 14, फिर 2 40 तक की गई है। क्या मैं इन्हें प्रथम, क्या ये सम संख्याएं हैं, इवन है? क्या मैं अगर एक काम करूं, समझना बात को, 6 से पहली सम संख्या और ले लूं 4, 4 से पहली सम संख्या और ले लूं 2, यानी कि मैंने ये दो संख्या अपनी तरफ से ऐड कर ली। लास्ट में जो मेरा आंसर आएगा उसमें से ये मैं माइनस कर दूंगा, ये मैं माइनस कर दूंगा लास्ट में। अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने ये 6 से पहले 4, 4 से पहले 2 अपनी तरफ से ले लिया, बाद में माइनस कर देंगे। अब मेरी कहानी क्या आ गई कि भैया 2 से कहानी शुरू हुई, 40 तक गई, और सम संख्याएं हैं। आप मुझे बताइए, 2 से कहानी शुरू है और 40 तक सम संख्याएं हैं, कितनी होती है? 20। तो कितनी संख्या हो गई? 20। 20 हो गई कि नहीं? भाई आप ऐसा सोचो कि 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्या होती है? 20। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 40 तक में 20 तो विषम होंगी, 20 सम होंगी। तो 2 से शुरू हुई, 40 तक गई, तो 20 इवन नंबर है। कितने हैं? इवन सम संख्याएं। अब प्रथम 20 सम संख्या मिल गई आपको, इसीलिए ये प्रथम वर्ड यूज करने के लिए, फर्स्ट वर्ड यूज करने के लिए मैंने 4 और 2 को अपनी तरफ से लिया, ताकि मुझे प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है। तो प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? n इंटू एन प्लस वन, और n कितना है? 20, और एक और जोड़ेंगे 21, तो यह आएगा 420। लेकिन 420 मेरा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये दो संख्या अपनी तरफ से जोड़ी थी। 420 में से माइनस कर दो, जो संख्या अपनी तरफ से आपने जोड़ी उन्हें माइनस कर दो। 4 और 2 6,
तो आ गया 414। करते रहो, आपका जो तरीका है अपना लगाते रहो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लगाते रहो अर्थमेटिक ए एम का फॉर्मूला, इसमें जरूरत ही नहीं है मुझे। कितने ऐसे लोग हैं, थम्स अप करके बताना, जिन्होंने वो लगाया था फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, और लगाया होगा, कुछ लोगों ने लगाया होगा वो दिमाग। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से किया कि भाई दो संख्या अपनी तरफ से जोड़ लो, लास्ट में माइनस कर देंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एवरेज मेथड यूज किया कि भैया एवरेज निकालकर संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है, हमारी क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाई टू। तो 40 प्लस 6 46, 46/2 23, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, संख्या। तो 6 से लेकर 40 तक की कितनी संख्याएं होती हैं, 18, है ना भाई। दो संख्या तो हटा दो, 18, 18 को 23 से गुणा कर दो, 414 आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं करने के, है ना। एवरेज वाला तरीका बहुत सारे लोगों ने किया होगा। चलो नेक्स्ट। दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं, उनकी लंबाइयों का HCF 2 सेंटीमीटर है, उनका गुणनफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। LCM और HCF का रेशियो बताइए। देखो, दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणनफल दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, या फिर A गुणा B। तो HCF कितना है, 2, LCM हमें चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन 1848 दिया हुआ है। तो 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, LCM मिल गया। उसने LCM और HCF का रेशियो पूछा है, तो 924 और 2, 462 रेशियो 1। आगे बढ़े। 1 से लेकर 73 तक प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, 1 to 73 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम n, देखो 1 से शुरू है ना, तो प्रथम n, मैं सभी का एवरेज आपको लिखवा दूंगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होता है बच्चा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज होता है n+1/2। अगर मैं कहूंगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो आप कहेंगे n+1, 2n+1 बाई 6। अगर मैं कहूंगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्यूब का एवरेज, तो आपका जवाब होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अगर मैं कहूंगा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आपका जवाब होगा n+1। अगर मैं कहूंगा प्रथम n विषम ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज, तो आप कहोगे सीधा n। ये 5 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहां उसने पहले वाला पूछ लिया, टिका दो। 1 से लेकर 73 तक 73 नंबर ही होते हैं, तो 73 + 1/2 37। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। आगे चलें। एक दुकानदार 44 रुपए पर केजी की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 रुपए था। यानी कि वो 40 में खरीद के लाया और 44 में बेच रहा है। यस और नो में जवाब देना। क्या इसे आप बेईमानी कहोगे? कोई दुकानदार 40 रुपए में चावल खरीद के लाया और 44 में बेच रहा है, बेईमान है क्या वो? यस और नो, इतनी सी बात से। नहीं या हाँ? बेईमान कैसे हो जाएगा भाई? बेईमान कैसे हो जाएगा वो? 40 में लाया, 44 में बेच रहा है। भाई वो भी तो अपना घर पालेगा, अपना पेट पालने के लिए 40 में लाया, 40 में दे दे तुम्हें, तब वो ईमानदार है। फिर वो खाएगा क्या भाई, कमाएगा क्या वो?
तो ज्यादा में बेच रहा है ताकि वो प्रॉफिट करे। लेकिन आगे जैसे हमने पढ़ा, इससे संतुष्ट नहीं होने पर हर पैकेट पर 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। यहां पर आकर वो बेईमान हो गया कि हम गए उसके पास कि भाई 1 किलो चावल दे दो, उसने पैसे भी हमसे 1 किलो के लिए, लेकिन 200 ग्राम की गड़बड़ कर दी। यहां आकर वो बेईमान घोषित हो गया। पैसे बढ़ा लो, सामान जितना है उतना दो, बेईमानी नहीं कहलाई जाएगी। पैसे भी आप उतने ले रहे हो सामान के, लेकिन सामान कम दे रहे हो, तो आप बेईमान हो। अब यहां पर गलत दुकानदार का कुल प्रॉफिट कितना है? सबसे पहले जो पैसे वाला प्रॉफिट है उसको हम बेईमानी नहीं कहेंगे, उसे प्रॉफिट कहेंगे। और प्रॉफिट का रेशियो सीधा होता है, सीधा प्रॉफिट का रेशियो सीधा होता है, क्योंकि ईमानदारी का रास्ता सीधा होता है, बेईमानी का रास्ता उल्टा होता है। ईमानदारी का रास्ता सीधा, यानी कि 40 रुपए में खरीद के लाया और 44 में बेचा, तो रेशियो कितना हो गया? 10-11। यहां तक उसका प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट का रेशियो सीधा लिखा हमने। सीधा बोले तो पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। लेकिन जैसे उसने बेईमानी करी कि 1 किलोग्राम के पैकेट पर 200 ग्राम चावल वो निकालता है, ठीक है, प्रति किलोग्राम बोला है ना, तो प्रति किलोग्राम के पैकेट पर 200 ग्राम निकालता है और बेईमानी कर दी। बेईमानी का रास्ता होता है उल्टा। उल्टा बोले तो कि ईमानदारी से उसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसने 200 ग्राम कम दिया, उसने दिया 800, उसने दिया 800। तो 2 चौको 8, 2 पंजू 10, मल्टीप्लाई कर दो 40, मल्टीप्लाई कर दो 55, प्रॉफिट दिख गया उसका। कितने का प्रॉफिट है? 15 का। और परसेंट में बताना है तो 15/40 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 दिया 15, 5 8 40, तो 3/8 गुणा 100 कितना होता है? 37.5%। 3/8 गुणा 100 कितना हो गया बचा? 37.5% का प्रॉफिट है, सभी का आ गया होगा। नेक्स्ट, ए एक काम का 1/4 भाग 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का आधा भाग 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है ये, तो यूपी पुलिस एसआई स्टेनो में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले आप देखो, ए जो है 1/4 काम कितने दिन में कर रहा? 8 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। बी जो है 1/2 काम 8 दिन में कर रहा है, तो बी जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। बस हो गया सवाल। भाई ए 32 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है, एलसीएम 32 आ गया। 32 एकम 32, 16 दूनी 32, कह रहा है दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो 32 बटे दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 दिन में, बिल्कुल सही है। पढ़िए इस ग्राफ को, फिर सवाल की तरफ चलते हैं। दिया गया पाई चार्ट किसी कंपनी के 20,000 कर्मचारियों के प्रतिशत को दर्शाता है। 20,000 कर्मचारी हैं और कह रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग में लोग हैं, टोटल 20,000 हैं। ए विभाग में इतने, बी में इतने, सी में इतने, डी में इतने, और ई विभाग उसने दिया नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको ई मान लेते हैं। इस वाले विभाग को क्या मान लेते हैं कि भाई साहब ये ई विभाग है, कोई बात नहीं। सवाल क्या कहता है? यदि विभाग डी में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं तो उस विभाग में पुरुष कितने होंगे? सबसे पहले तो बात करें विभाग डी की। विभाग डी कौन सा है? ये रहा, ये लो। 30% लोग टोटल हैं, 30% लोग टोटल हैं विभाग डी में। तो और लोग थे कितने? 20,000। भाई लोगों की संख्या 20,000 थी, पहले टोटल लोगों की संख्या निकालो। 30% का फ्रैक्शन 3/10, तो 20,000 का हो जाएगा 20 दिया 6,000, सॉरी। यानी कि डिपार्टमेंट डी में टोटल कर्मचारी 6,000 हैं। अब सवाल कहता है कि उनमें 30% महिलाएं हैं, हमें बताना है पुरुष कितने। तो अगर 30% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे?
आप कहेंगे सर 70%, तो आप 70% निकाल दो 6,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 सत्ते 42। आपका जवाब कितना हो जाएगा भाई साहब? 4200, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ू। नेक्स्ट, एबीसी का औसत 20 साल है। 2 साल पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 साल ज्यादा था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी? आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो, उतना ही टाइम लगना है दोनों से। भाई एबीसी का औसत अगर 20 साल है आज वर्तमान में, तो एबीसी का योग कितना हो जाएगा? 20 को 3 से गुणा कर दो सर, 60 साल। आज यानी कि वर्तमान में एबीसी का सम कितना हो जाएगा? 60 ईयर, 60 साल। अब कह रहा है कि 2 साल पहले ए और बी की आयु का योग सी से 6 साल ज्यादा था। तो अगर मैं 2 साल पहले योग आपसे पूछूं, देखो ये तो वर्तमान का केस हो गया बच्चा। अगर मैं 2 साल पहले आपसे पूछता हूं, 2 वर्ष पहले कितना योग रहा होगा तीनों का, क्या आप मुझे बता सकते हो? भाई तीनों की उम्र 2-2 साल घटा दो, 2 घटाओगे 2 घटाओगे 2 घटाओगे, तो टोटल 6 साल घटेगा। यानी कि 2 साल पहले तीनों का योग 54 साल था। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये 6 कहां से आया? इसकी भी 2 साल उम्र घटेगी, इसकी भी और इसकी भी, टोटल 6 साल उम्र घटेगी। अगर मैं वर्तमान से 2 साल पहले उन तीनों का सम यानी कि योग आपसे पूछूंगा तो। अब सवाल कह रहा है कि 2 साल पहले उनका योग, ए और बी का योग सी से 6 साल ज्यादा था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी का योग कितना है, ये रहा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं C+6? भाई उसने वही तो बोला, उसने बोला ए और बी का योग सी की आयु से 6 साल ज्यादा था, तो ए और बी का योग तो ये रहा, इसको मैं लिख सकता हूं C+6, सी से 6 साल ज्यादा, और इस सी को ऐसे ही लिख लो बराबर 54। तो यहां से 2C बराबर कितना हो जाएगा? 48। ये 6 उधर जाकर माइनस होगा और सी बराबर कितना हो जाएगा? 24। सी बराबर कितना होगा? 24। ये 24 साल जो उम्र आई है, ये सी की उम्र है कब? अब से 2 साल पहले की। क्योंकि यहां सारा का सारा खेल जो चल रहा था वो 2 साल पहले का चल रहा है। तो सी की उम्र जो यहां से 24 आई है, ये अब से 2 साल पहले है। उसने सी की वर्तमान उम्र पूछी है, सी की वर्तमान, 2 साल जोड़ दो इसमें, 24 + 2, 26 साल। तो सी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी बच्चा? 26 ईयर्स। कर लिया सबने? वेरी गुड। x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36। पहला चौथे की मल्टीप्लाई, दूसरा तीसरे की मल्टीप्लाई, फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड, तो 36x बराबर 16 × 63। तो ये जाएगा आपका 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 4 सत्तू 28। कितना हो जाएगा? x बराबर 28। ये तो बच्चों वाला सवाल था। हाँ, इस सवाल में दम है, इसे देखो कौन करता है। यूपी कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है भाई। अगर मैं ये लिखकर नहीं लाता ना, तो कुछ ऐसे धुरंधर, कुछ ऐसे जमील जमाली निकल कर आते जो ये कहते कि सर ये लेवल हमारे एग्जाम में आता ही नहीं, तो क्यों करा रहे हो फिर। ऐसे बहुत जमील जमाली मिल जाते, लेकिन ये लिख के लाना पड़ा ताकि आपको पता लगे कि ये आया हुआ है क्वेश्चन है, तो यहां तक भी हमें जाना है, इस लेवल तक। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 8:7 है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कह रहा है, साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान के पारित परिमाप के अनुदिश पेरीमीटर के चारों ओर 28 किलोमीटर 28.8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 मिनट में एक पूरा चक्कर कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? अब समझना जरा, मैं एक आयताकार मैदान बनाता हूं यहां पर, ये आयताकार मैदान हमने बनाया,
सवाल कहता है कि एक व्यक्ति यहां से चला और परिमाप के अनुदिश गया इस तरीके से और वापस आके यहीं पे रुक गया, परिमाप के अनुदिश। अब जो उसकी चाल थी वो कितनी थी, 28.8 किलोमीटर पर आवर, और उसने कितने समय में ये चक्कर पूरा किया, 2.5 मिनट में। तो क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि उसने कितनी दूरी तय करी है? पता कर सकता हूं ना भैया, 28.8 की रफ्तार से ऐसे गया, यहां पे आके रुक गया, तो कितनी दूरी तय करी है? आप कहेंगे सर दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 28.8, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना है, 2.5 मिनट, और मिनट को भी सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे। मिनट को भी सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करना है। अब काटा पीटी करके जल्दी से बता दो उसने दूरी कितनी ट्रेवल करी। भाई पॉइंट हटा नीचे 0, पॉइंट हटा नीचे 0, ओके। 18 एकम 18, 18 छिक्के 108, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, नीचे की सारी संख्या गायब हो गई, ऊपर बचा है 8 और 25 छिक्के 150 और 15 अट्ठे 120। क्या मैं सही हूं कि उसने 1200 मीटर की दूरी तय करी होगी? सभी का 1200 आ रहा है, कि उसने 1200 मीटर की दूरी तय करी होगी जब वो यहां से चल के यहां पे आया होगा। तो क्या जब वो इतना चक्कर काट के आया तो क्या वो परिमाप के जितनी दूरी तय करके आया है, पेरीमीटर जितनी दूरी तय करके आया है? हाँ जी सर, पेरीमीटर जितनी दूरी। और पेरीमीटर क्या होता है भाई, लंबाई चौड़ाई का रेशियो हमें दिया हुआ है ना, 8/7। तो इसको मान लो 8x या 8r, इसको 7r। तो परिमाप होता है 2l प्लस बी, तो 8r प्लस 7r कितना हो जाएगा, 8 7 15 दूनी 30r बराबर कितना है, 1200। तो 30 से जाएगा 40 बार, तो r की वैल्यू आ गई 40। तो भैया l का मतलब कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320 और 4 सत्ते 28 यानी कि 280। लंबाई 320 आ गई, चौड़ाई 280। उसने आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा एरिया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 320 गुणा 28, 280 सॉरी, 2 जीरो लास्ट में लगा दो ये दोनों, 28 दूनी 56, 28 तिया 84 और 5 89। तो 89600, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सारे के सारे फॉर्मूले लग गए हमारे। देखा कितना गजब का क्वेश्चन है ये, बहुत गजब का सवाल है। कि सबसे पहले तो हमने उसकी ये दूरी निकाली, उसने तय कितनी करी, सर उसने टोटल 1200 मीटर, और जो ये दूरी है ये उसका परिमाप है, चारों दीवारों का योग, चारों दिशा का योग। परिमाप होता है 2l प्लस बी। लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 8r 7r मान लिया हमने, यहां से r की वैल्यू निकाली 40, लंबाई चौड़ाई मिल गई 89600 आ गया। आगे चले, चलो। एक कह रहा है 11 का मल्टीपल चेक कर लेते सर, क्यों क्यों कर लेता 11 का मल्टीपल, में समझा नहीं। मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, 11 का मल्टीपल चेक कर लो। ये मेरी खामोशी का समझ जाओ कि मैंने अंदर ही अंदर क्या बोला होगा। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पे रखा जाता तो 420 रुपए ज्यादा मिलते। बताइए, 11 का मल्टीपल बच्चा वहां पे चेक करते हैं जहां फॉर्मूले में पाई वर्ड यूज हो रहा हो। आयत के किसी फॉर्मूले में पाई यूज होता है, तो फिर 11 का मल्टीपल क्यों चेक कर रहे हो? भाई साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ना, कह रहा 3 साल के लिए दिया गया, अगर 2% अधिक दर पे दिया जाता तो टोटल 420 रुपए ज्यादा मिलते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2% अधिक दर पे दूं, 3 साल में टोटल कितना एक्स्ट्रा ब्याज मुझे मिलेगा? 3 साल में मुझे टोटल कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जल्दी से मुझे बता दो। आप कहेंगे सर टोटल एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 3 गुणा 2% यानी कि 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा।
और 6% की वैल्यू आपको 420 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 70। तो 100% की वैल्यू, राशि पूछी है ना उसने, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 7000। क्या हो जाएगी? 7000। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 25 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई, टीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाहे रेलगाड़ी एक दिशा में चले चाहे अपोजिट में चले, भैया लंबाई तो दोनों की जुड़नी है। लंबाई दोनों की ए और बी मान लो, और सापेक्ष गति समान दिशा में घटेगी। 34 में से 25 गया तो 9, और 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए। समय कितना लगा है? क्या कर दिया मैंने, 70 में से 34 गया, कितना आएगा? 36। और 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना लगा है? 25 सेकंड। भाई 70 में से 34 गया तो 36 किलोमीटर पर आवर आ गया ना, एक ही दिशा में। तो आप कहोगे 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 10 की 25 में गुणा करेंगे तो 250 मीटर। यानी कि दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई, दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई कितनी आ गई? 250 मीटर। अलग अलग लंबाई आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों की लंबाई के बीच में कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं दिया। ना ये बोला गया दोनों की लंबाई बराबर है। अगर कहता तो 125 125 कह देते। नहीं निकाल सकते, इसीलिए उसने दोनों की संयुक्त लंबाई आपसे पूछी है। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात 5:4 है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? बड़ा प्यारा सवाल है भैया। शुरुआत में वो चोर कितना आगे था? शुरुआत में वो चोर था 150 मीटर आगे। यहां पुलिस वाला है। अब हमें उनकी चाल का अनुपात दिया हुआ है, ओरिजिनल स्पीड नहीं दे रखी। किसकी? पुलिस वाले की। और चोर की चाल कितनी दे रखी है? 5-4। तो क्या मैं इसको 5R और 4R मान लूं कि पुलिस वाले की चाल 5R है और चोर की जो स्पीड है वो 5R है? भाई रेशियो में दिया हुआ है। पुलिस वाले की रफ्तार मान लो 5R और इसकी रफ्तार मान लो 4R। तो सबसे पहले ये बताओ कि वो चोर पकड़ा कितने समय में जाएगा? पुलिस चोर का सवाल रामबाण में भी कराया है मैंने। मैं हमेशा कहता हूं, पुलिस चोर के सवाल में कुछ भी पूछे, आपको सबसे पहले ये निकालना है कि वो चोर पकड़ा कितने समय में गया। इसे निकालने के बाद जो भी सवाल ने पूछा सब निकाल देंगे हम। तो भैया सबसे पहले हमें पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 150 मीटर की, और सापेक्ष चाल एक ही दिशा में घटेगी, 5R माइनस 4R। तो कितना समय लगा होगा? 150/R। इतना समय लगा होगा उस चोर को पकड़ने में, इतना समय। अब सवाल कहता है पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है, तो चोर की रफ्तार से गुणा कर दो। भाई ये समय बाद अगर चोर पकड़ा गया तो चोर की रफ्तार से इस समय को गुणा कर दो। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछा उसने, चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? चोर की चाल है 4R और समय है 150/R, 600 मीटर। अगर आपसे वो ये पूछने लगे कि पुलिसकर्मी द्वारा कितनी दूरी तय की गई पकड़े जाने से पहले, तो मैं इस समय को पुलिस वाले की चाल से गुणा कर दूंगा। 15×5 = 75, 750 मीटर। लास्ट क्वेश्चन करिए। ए और बी क्रमशः 15-25 मिनट में घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन पाइप ए 5 घंटे के बाद बंद कर दिया गया, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरा जाएगा? शेष भाग। दो तरह से सवाल बनते हैं, पूरी टंकी कितने समय बाद भरी जाएगी और शेष भाग। यहां पर शेष भाग यूज किया है।
तो ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला है, इसीलिए उसके सर पे माइनस का साइन, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता माइनस में होती है। तो ये 15, ये 25 और सी 40। एलसीएम कितना आएगा भैया? 15 25 का एलसीएम 75, 75 40 का एलसीएम 300। 300 होता है क्या? 75 और 40 नहीं, 600 होगा। ऐसो होगा ना। तो 15 चौकू 60, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 4 से जाएगा 15 बार, तो 15 24 और 40। लेकिन ये 15 जो है ये माइनस में रहेगा क्योंकि सी खाली करने वाला है। अब सवाल कहता है तीनों पाइप को एक साथ खोला गया और 5 घंटे के बाद ए को बंद किया गया। 5 घंटे तक तो तीनों पाइप चले होंगे, तो ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई भाई मिलाकर? 40 और 24 64, 64 में से 15 गया कितना? 49। तो भैया कितने घंटे तक चले हैं तीनों साथ में? 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितना काम कर दिया? 5 नाम 45, 4 5 चौक 20, 4 24, 245 यूनिट काम कर दिया है। तो शेष काम कितना बचा है? 600 माइनस 245, ये आएगा 355। ये रिमेनिंग वर्क बचा है 355। अब सवाल कहता है कि ए को बंद कर दिया तो बी और सी बचे होंगे फिर, तो बी और सी की क्षमता कितनी हो गई बच्चे? बी की है 24 और सी की है -15, तो ओवरऑल क्षमता है 9। तो भैया कितना समय लगा होगा? 355 बटे 9, तो 9 चौक 36 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 नाम 81, 4/9, तो 39 सही 4/9 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। शेष भाग, अगर वो ये कहता पूरा टैंक कितने समय में भरा जाएगा, पूरा टैंक, ये शेष वर्ड यूज नहीं करता, तो आप क्या करते? 39 सही 4/9 प्लस 5 घंटे जो तीनों को एक साथ चलाया गया है ये, तब आपका जवाब ऑप्शन बी होता। नहीं, तब आपका जवाब ऑप्शन सी होता, सॉरी। अगर उस केस में टोटल टाइम पूछता तो 39 और 5 44 होता है ना। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, तो यहां पर आकर आपका सेशन होता है एंड, वीक होता है एंड। 2 दिन सैटरडे संडे पूरे 5 क्लास का रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। 20 पंजे 100, 100 प्लस क्वेश्चन आपको मैंने दे दिए इस वीक में। अब इन 100 क्वेश्चन को घोट के पीना। प्रिंटेबल पीडीएफ वगैरह सब अपलोड हो गई हैं एप्लीकेशन पर भी, आप ढूंढ लो भैया। एप्लीकेशन पर जाओगे, जहां जहां पीडीएफ मिलती है फ्री पीडीएफ नोट्स वाले फोल्डर में क्लिक कर करके ढूंढ लोगे आप। टेलीग्राम पर जुड़े हुए हो, टेलीग्राम पर भी डल चुकी हैं, ठीक है। तो बाकी मुलाकात होगी अब आपसे मंडे में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।